अच्छा, हम सब लोग स्मार्ट शब्द का इस्तेमाल तो रोज ही करते हैं, है ना? अरे वो बड़ा स्मार्ट है या ये आइडिया कितना स्मार्ट है। पर कभी सोचा है कि इस एक शब्द के पीछे आखिर मतलब क्या छिपा है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी पहेली है जिसे सदियों से सुलझाने की कोशिश हो रही है। एक वक्त था जब साइकोलॉजी की दुनिया में इसी बात को सबसे सीधा और सच्चा जवाब माना जाता था। मतलब इंटेलिजेंस को एक नंबर मान लिया गया था, जिसे बस एक टेस्ट से मापा जा सकता था। बस इतना ही सिंपल। तो फिर क्या कहानी इतनी है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प, थोड़े जटिल और हाँ कभी-कभी विवादों से भरे इतिहास के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि इंटेलिजेंस को समझने और मापने की हमारी कोशिशें कहाँ से शुरू हुईं और कहाँ तक पहुंची हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इंटेलिजेंस का आइडिया किसी लैब या टेस्ट से पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी है, जब ये सिर्फ एक दार्शनिक सोच, एक फलसफा हुआ करता था। ये टाइमलाइन देखिए, ये कितनी कमाल की कहानी बताती है। हम एक बड़ी फिलोसॉफिकल सोच से एक छोटे से नंबर तक कैसे पहुंचे। प्राचीन ग्रीस में अरस्तु कहते थे कि तर्क ही हमें जानवरों से अलग बनाता है। फिर डार्विन ने इसे मानसिक शक्तियां कहा, और फिर 1904 में एल्फ्रेड बिने को एक काम मिला, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें पढ़ाई में मदद चाहिए थी। यहीं से सब कुछ बदल गया। और ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। वो टेस्ट जिसने आगे चलकर लाखों लोगों के लिए इंटेलिजेंस की परिभाषा तय कर दी, उसका मकसद किसी पर स्मार्ट या कमजोर का ठप्पा लगाना नहीं था। उसका मकसद तो बस मदद करना था, बच्चों को सपोर्ट देना था। तो ठीक है, अब आते हैं पहली बड़ी साइंटिफिक थ्योरी पर। यहाँ से ये सोच पनपना शुरू हुई कि शायद स्मार्ट होने के पीछे कोई एक ही वजह है, एक सिंगल फैक्टर जो किसी को बुद्धिमान बनाता है। ये थे चार्ल्स स्पीयरमैन। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो लोग मान लीजिए मैथ्स के टेस्ट में अच्छे हैं, वो अक्सर भाषा के टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जरूर कोई एक जनरल इंटेलिजेंस या जी फैक्टर है जो हर चीज के पीछे काम कर रहा है। और बस इसी आइडिया पर हमारे पारंपरिक आईक्यू टेस्ट की नींव रखी गई। लेकिन क्या इंसान की काबिलियत इतनी सीधी साधी हो सकती है? जल्द ही कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या वाकई एक अकेला नंबर किसी इंसान की पूरी क्षमता को बता सकता है, या कहानी कुछ और है? और फिर आए हॉवर्ड गार्डनर, जिन्होंने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा, रुको, स्मार्ट होने का कोई एक तरीका नहीं होता। उन्होंने कहा कि कम से कम 8 अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होती हैं। कोई संगीत में जीनियस है तो कोई स्पोर्ट्स में, कोई लोगों को समझने में माहिर है तो कोई खुद को। सब अपनी अपनी जगह स्मार्ट हैं। फिर आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, और उन्होंने एक और कमाल का मॉडल सामने रखा। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस असल में 3 हिस्सों में बटी है। एक है एनालिटिकल, मतलब किताबी कीड़ा वाली इंटेलिजेंस। दूसरा है क्रिएटिव, यानी कुछ नया सोचने की काबिलियत। और तीसरा प्रैक्टिकल, जिसे हम स्ट्रीट स्मार्ट होना कहते हैं। और यही वजह है कि कभी कभी जो स्कूल में टॉप करता है वो असल जिंदगी की मुश्किलों में उलझ जाता है। और देखिए, ये बहस यहीं रुकी नहीं। रिसर्चर्स इसमें नई नई परतें जोड़ते गए, जिससे इंटेलिजेंस का ये पूरा कॉन्सेप्ट और भी बड़ा और दिलचस्प होता चला गया। रेमंड कैटल ने इन इंटेलिजेंस को 2 हिस्सों में देखा। एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो कि नई सिचुएशन में सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी क्षमता है, ये पानी की तरह बहती है। और दूसरी है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये वो सारा ज्ञान और अनुभव है जो आपने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया है, एक क्रिस्टल की तरह जो समय के साथ और ठोस होता जाता है। और फिर एंट्री हुई इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी ईक्यू की। ये आइडिया इस बारे में है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना समझते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए ईक्यू कभी-कभी आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम वापस घूमकर उसी आईक्यू टेस्ट पर आते हैं। अगर इंटेलिजेंस के इतने सारे पहलू हैं, तो फिर भला एक अकेले नंबर पर भरोसा करने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी आलोचना तो ये है कि ये टेस्ट न्यूट्रल नहीं होते। वो अक्सर बनाने वाले के कल्चर और सोच को दर्शाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो लोग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी इंटेलिजेंस शायद सही तरह से आंकी ही नहीं जा पाती। और एक और बहुत बड़ी चीज है स्टीरियोटाइप थ्रेट। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है। जब किसी को डर होता है कि वो अपने ग्रुप के बारे में बनी किसी गलत धारणा को सच साबित कर देगा, तो इस टेंशन में उसका प्रदर्शन खराब हो सकता है। मतलब टेस्ट शायद उसकी काबिलियत नहीं,
बल्कि उसकी चिंता को माप रहा हो। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब सवाल ये है कि इन सारी थ्योरीज और इनके विचारकों को आसानी से याद कैसे रखा जाए। चलिए एक मजेदार ट्रिक आजमाते हैं। स्पीयरमैन के नाम में ही है स्पीयर यानी भाला, और भाले की एक ही नोक होती है ना? तो बस एक जी फैक्टर, सिंपल। फिर है गार्डनर, उनके नाम में गार्डन यानी बगीचा है, और बगीचे में क्या होता है? तरह तरह के फूल पौधे। तो बस मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये छोटी छोटी तरकीबें कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में बहुत मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा सफर हमें ये सिखाता है कि स्मार्ट होने का मतलब कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। हमारी समझ एक सिंगल जी फैक्टर से बढ़कर इंसानी काबिलियत के एक पूरे स्पेक्ट्रम को समझने तक पहुंच चुकी है। इंटेलिजेंस सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि नई परिस्थितियों में ढलने, कुछ नया बनाने और दुनिया को समझने की क्षमता के बारे में है। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनें और ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं, हमें ये सोचना होगा कि फिर इंसान होने का, हमारे बुद्धिमान होने का क्या मतलब होगा। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।